नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो एक नए दिन की शुरुआत के साथ मैं और श्वेता मौजूद हैं आप लोगों के साथ। नेहरू पार्क में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहीं से आज दिन भर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो एक बार फिर से जुड़े रहिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के साथ अगले 1 घंटे के लिए, क्योंकि हर रोज की तरह हम आपको बताएंगे एक बहुत ही सुंदर लोकेशन से तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कैसे रह सकते हैं आप बिल्कुल फिट। वैसे दीपिका, सुबह की शुरुआत तो हमेशा एक खुशी के माहौल में होनी चाहिए, लेकिन बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जिससे जो हमारी पहली खबर है बुलेटिन की वो थोड़ा दुखी करती है, क्योंकि 150 परिवारों के सिर से छत छिन गई है। दरअसल बिहार की ये पूरी खबर है जहां पर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ऐसी आग लगी वहां पर कि 150 परिवारों के आशियाने जलकर पूरी तरह से राख हो गए। बिहार के भागलपुर में आग का तांडव देखने को मिला। आसमान में उठती लपटें और धुआं देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। दरअसल भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में एक के बाद एक कई सिलेंडर फटने से लगी आग ने 150 के करीब घरों को एक एक कर अपनी चपेट में ले लिया। घरों के बाहर खड़े सैकड़ों वाहन और मवेशी जलकर खाक हो गए। घर तो कम से कम 200-250 घर जल गया। इसमें नुकसान गाय माल जितना भी था हम लोगों का सब जल गया, और जो है कि खाने पीने के लिए सामान भी जल गया मेरा। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कोई सामान लेकर भाग रहा था तो कोई अपने बच्चों को लेकर, तो कोई अपनी ही जान बचाने को लेकर भागता दौड़ता नजर आया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। आग इतनी विकराल थी कि दमकल कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि गनीमत रही कि आग लगने वाली जगह से लोग वक्त रहते भाग खड़े हुए, वरना बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन अपना सब कुछ राख होते देख लोग आंसू नहीं रोक पाए। अब देखना होगा कि बुरी तरह प्रभावित लोगों को सरकार कितना और कब तक मुआवजा देती है। तो बिहार में एक तरफ गर्मी अपने आप में ही चरम पर है और ऐसे में ये जो अग्निकांड था उसने भागलपुर और आसपास के जितने भी इलाके वहाँ का तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया। गुजरात में भी तापमान तेजी के साथ बढ़ रहा है। अहमदाबाद के एक जू में जानवरों को इस प्रचंड गर्मी से निजात दिलाने के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं वो आपको दिखा देते हैं अगली रिपोर्ट में। उत्तर से दक्षिण भारत तक प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इंसान तो क्या, जानवर भी इस झुलसाने वाली गर्मी में त्राही त्राही कर रहे हैं। तस्वीरें अहमदाबाद के कांकरिया चिड़ियाघर की हैं, जहां सूरज की तपिश से जानवर खासे परेशान हैं। लेकिन चिड़ियाघर प्रशासन ने इन बेजुबान जानवरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ बड़े कबलर लगाए गए हैं। हर साल हम लोग जब गर्मी का सीजन आता है तो विशेष व्यवस्थाएं करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो जू के अंदर बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है छाएं तो रहती है, उसके साथ साथ सभी पेड़ जो है वाटर एवोपोरेशन करते हैं। वाटर एवोपोरेशन से भी ठंडक रहती है। उसके अलावा हम लोगों ने करीब 25 कूलर लगाए हैं, उसमें भी इंडस्ट्रियल कूलर्स हैं जो काफ़ी एयर फ्लो हैवी देते हैं और काफ़ी ठंडक देते हैं। तो एनिमल्स के साथ साथ जो एनवायरनमेंट है ओवरऑल वो पूरा ठंडा हो जाता है। कांकरिया चिड़ियाघर के निदेशक R.K. साहू ने धूप आने वाली जगहों पर ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया है। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। कोई जगह हमको लगता है सनलाइट आ रही है तो वहाँ पर हम लोग ग्रीन नेट का यूज़ करते हैं। ग्रीन नेट की एक विशेषता है कि जितनी इंफ्रारेड रेस हैं जो गर्मी पैदा करती हैं सनलाइट में, वो इंफ्रारेड रेस को काट देता है। उसकी वजह से ग्रीन नेट के नीचे 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। जो नॉक्टर्नल जू है उसमें हम लोगों ने स्पेशल सिस्टम लगाई है जियोथर्मल एयरेशन, जिसके अंदर पूरी सामान्य हवा है वो ज़मीन के अंदर जाती है और ज़मीन के अंदर 30 फीट जाके पाइप के अंदर से जब प्रसार होकर बाहर आती है तो उसमें भी करीब 8 डिग्री प्लस माइनस हो जाता है। गर्मी में ठंडी हवा, ठंडी में गर्म हवा।
तो अहमदाबाद में तो जानवरों को राहत देने के लिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एक और अच्छी खबर आई है असम अरुणाचल से। जी हाँ, यहाँ पर 50 साल से जो विवाद, सीमा विवाद चल रहा था, वो शांतिपूर्ण तरीके से एक खूबसूरती के साथ खत्म हो चुका है। पूरी खबर इसको दिखाते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच पिछले 50 साल से चला आ रहा सीमा विवाद गुरुवार को खत्म हो गया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों राज्यों के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा और पेमा खांडू ने सीमा विवाद को खत्म करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोनों पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर मौजूद 123 गांवों की समस्या का भी समाधान हो गया। मोदी जी के शांत नॉर्थ ईस्ट और मोदी जी के विवाद के बगैर के विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट का ये जो स्वप्न है, इसका एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आज हम पार कर चुके हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश 804.1 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करते हैं। मामला अदालतों तक भी पहुंचा, कई सरकारें भी आईं और गईं, लेकिन मामला जस का तस रहा। ये असम और अरुणाचल के बीच का जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, पहले से भी अच्छा बढ़ के हम लोग आगे जा पाएंगे। सीमा विवाद के समाधान के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अमित शाह का धन्यवाद अदा किया। 123 विलेज डिस्प्यूटेड था, करीबन 1000 किलोमीटर इलाका डिस्प्यूट में था। सारे डिस्प्यूट हमें थ्रू ए प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल डिस्कशन रिजॉल्व कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच ये सीमा विवाद चल रहा था। तो देखिए, ये विवाद तो सुलझ गया है, लेकिन हमारे देश में एक और बहुत बड़ी मुसीबत है जिसका सुलझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो समस्या है आतंकवाद की, क्योंकि एक बार फिर से आतंकियों ने नापाक कोशिश की है, जिन्होंने हमारी सेना के जवानों की गाड़ी पर हमला किया। उन्हें मुंहतोड़ जवाब तो मिला, लेकिन इनका फाइनल इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को हुए आतंकी हमले के बाद आज एनआईए की टीम मौके पर जाएगी। एनआईए की टीम में 3 से 4 सदस्य होंगे जो मौके पर जाकर छानबीन करेंगे। एक दिन पहले पुंछ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया था। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। एक जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमला उस वक्त हुआ जब भीमबेर गली और पुंछ के बीच हाईवे से सेना की गाड़ी गुजर रही थी। तभी अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों ने इस हमले में ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सेना की गाड़ी में आग लग गई। सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। पहले उन्होंने ग्रेनेड दागा, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लगी। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से 5 जवान शहीद हो जाते हैं और एक क्रिटिकली इंजर हो गया। इंजर्ड जवान को इस समय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। ये काफी देर बाद ऐसी घटना जो कि सरहदी इलाके में देखने को मिली है। ये वही इलाका है जहां 2 साल पहले भी आर्मी पे पुश किया गया था। उस समय भी कई जवान हमारे शहीद हो गए थे। आतंकी संगठन जैश समर्थित PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारी बारिश और कम दिखने का फायदा उठाकर आतंकियों ने यह हमला किया। सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। बीजेपी ने जहां आतंकियों के इस कायराना हरकत पर करारा जवाब देने की बात कही है, तो वहीं जेडीयू ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया। सभी आतंकवादियों को उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी निकालकर इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। लगातार जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया है। पुंछ में हुआ ये अटैक, जिसमें कई लोगों की जान जाने के भी समाचार मिले हैं, बहुत खतरनाक घटना है और ये इंटेलिजेंस फेलियर। तो देखा आपने, आतंकी हमले पर भी जो सियासतदान है वो अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और एक और मामला ऐसा है जो देश में जबरदस्त तरीके से उसको लेकर के सियासत हो रही है, वो है अतीक अहमद हत्याकांड। जी हाँ, अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर के क्या अपडेट मिल रहा है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। अतीक हत्याकांड को लेकर जमकर सियासत हो रही है, वार पलटवार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी अतीक अशरफ को गुरु मानते थे। गैंगस्टर अतीक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे।
देवरिया से बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने 29 मार्च को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसके जरिए उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक का यश गान किया था। सुनिए। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद जेल में बंद हिस्ट्री शीटर में खौफ है। कोई भी अपराधी जेल से बाहर आने को तैयार नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण माफिया मुख्तार अंसारी है। मुख्तार इस कदर खौफजदा है कि वो कोर्ट में पेशी तक के लिए नहीं आया। उसने अदालत को अतीक और अशरफ की हत्या का हवाला देते हुए अपनी जान को खतरा बताया। अतीक हत्याकांड में एसआईटी ने बांदा से शूटर लवलेश के 3 खास दोस्तों को हिरासत में लिया है। लवलेश के तीनों दोस्तों को बांदा रेलवे स्टेशन से उठाया गया है। इसके अलावा एसआईटी टीम हमीरपुर और कासगंज भी पहुंची है। दरअसल ऐसे इनपुट भी मिले हैं कि कुछ पत्रकार लवलेश तिवारी को मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे थे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस ने जमीन आसमान एक कर रखा है। एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। प्रयागराज के बाद कौशाम्बी में पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही है। रिहायशी इलाकों के साथ खंडहर, जंगल और नदी के किनारे पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। कछारी इलाके में ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो पुलिस लगातार शाइस्ता की छानबीन में जुटी हुई है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है ताकि शाइस्ता पुलिस की पकड़ में आए, लेकिन अभी भी सभी कोशिश नाकाम नजर आ रही है और अभी भी वो पुलिस के चंगल से बाहर है। उस पर 50,000 का इनाम घोषित है, फिर भी कोई उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन उमेश पाल की पत्नी ने शाइस्ता को लेकर जो खुलासे किए हैं वो आपको जरूर देखने चाहिए। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भागी भागी फिर रही है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक शाइस्ता परवीन की तलाश नहीं कर पाई। 50,000 का इनाम भी शाइस्ता परवीन पर घोषित है, लेकिन वो भी पुलिस के काम नहीं आ रहा। हालांकि पुलिस ने अभी हार नहीं मानी है। पुलिस ने शाइस्ता परवीन को खोज निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यूपी से लेकर राजस्थान तक जांच टीम की छापेमारी जारी है। शाइस्ता परवीन के साथ साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम का भी अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वो भी वारदात वाले दिन से पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने टाइम्स नाउ नव भारत से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया है। जया पाल ने दावा किया है कि शाइस्ता अपने पति और बेटे के मारे जाने के बाद पलटवार करने की तैयारी कर रही है। वो हमले के लिए गुर्गों को इकट्ठा कर रही है। शाइस्ता, मेरी समझ से लगता है कि शाइस्ता जो अभी सामने नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये अपने गुर्गों को एकत्रित कर रही है और पैसे भी व्यवस्था करा रही, क्योंकि अतीक का कोई साम्राज्य थोड़ा सा नहीं था, बहुत पहले का ही माफिया है और उसने बहुत पैसे भी एकत्रित किए। मतलब वो साम्राज्य अपना बना रही है, फिर से करने के लिए विद्रोह कर सकती है वो। इसके अलावा जयापाल ने अपने पति की हत्या के मामले में राज्य सरकार के एक्शन पर खुशी जताई। सरकार इस कार्य को बेहद अच्छे तरीके से कर रही है। शासन प्रशासन कार्य अपना उचित कार्य कर रहा है। मैं उस कार्य से संतुष्ट हूँ। तो कौशाम्बी में शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली रहे। लेकिन उसी कौशाम्बी में पुलिस जब तलाशी कर रही थी तो अतीक अहमद का एक गुर्गा पकड़ में आ गया, जिस पर 15,000 का इनाम पहले से ही घोषित था। कई दिनों से वो पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब वो पुलिस के पकड़ में है। यूपी के कौशाम्बी, जहां अब से कुछ घंटे पहले तक अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश की जा रही थी, वहां से अतीक के एक इनामी गुर्गे को पुलिस ने छानबीन के दौरान धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम अब्दुल वली है, जो कि अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवी का बड़ा भाई है। अब्दुल वली काफी दिनों से पुलिस की आंख में धूल झोंककर फरार चल रहा था। वो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जो 15,000 का इनामिया है अब्दुल वली, ये हमारे यहाँ से सरायकिल थाने से एक 307 के मामले में और एक्सक्लूसिव एक्ट के मामले में, और जो दुर्दांत अपराधी अब्दुल कवी है उसको शरण देने के मामले में वांछित था।
सराय अकील थाना क्षेत्र के भकंदा गांव का रहने वाला अब्दुल कवी अतीक अहमद का शार्प शूटर रह चुका है। वो 25 जनवरी 2005 को राजूपाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि फरारी के दौरान वो अपने घर आया जाया करता था। उसके भाई और बाकी रिश्तेदार उसे शरण देते थे। पुलिस उससे अतीक की पत्नी शाइस्ता की फरारी को लेकर भी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। वो पूछताछ अभी हमारी टीम की है, उसके बारे में वो सब डिवीजन से संबंधित है, उसको हम पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। तो आपको दिखाया अतीक का एक गुर्गा तो पुलिस के पकड़ में आ चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के पास एक पहेली है जो सुलझना बाकी है। वो ये कि अतीक अहमद की आखिर हत्या हुई तो हुई कैसे। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए एसआईटी की टीम लगातार लगी हुई है। उन तीनों शूटर्स से सवाल जवाब किए जा रहे हैं ताकि हत्या का मकसद पता चल सके, और आज भी उन तीनों शूटर्स से सवालों का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। अतीक हत्याकांड को लेकर एसआईटी एक्शन लगातार जारी है। गुरुवार को प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या वाले दिन का सीन रिक्रिएशन होने के बाद एसआईटी आज एक बार फिर तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। इससे पहले कल घटना के हुए नाट्य रूपांतरण से कई सुराग मिलने की भी संभावना है। एक दिन पहले अतीक अशरफ मर्डर केस की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम एसआईटी और फॉरेंसिक टीम के साथ प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल पहुंची, जिसके बाद जांच अधिकारियों ने ठीक उसी तरह पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जैसे अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया था। अतीक और अशरफ बनाकर दो शख्स को पुलिस की गाड़ी में लाया गया, जिन्होंने हूबहू वैसे ही कपड़े पहने थे जो उस दिन माफिया ब्रदर्स ने पहने हुए थे। यह एसआईटी के साथ एफएसएल की टीम यहाँ पर इस कॉल्विन हॉस्पिटल पहुंची। ये गेट नंबर 2 है और यहाँ पहुंचकर बाकायदा इसे रिक्रिएट किया गया। ये दोबारा से दिखाया आपको पोजीशनिंग कैसे रिक्रिएट की गई। अशरफ और अतीक के रूप में दो शख्स को यहाँ पे लाया गया, उनकी पोजीशनिंग नंबर 1 पे रखी गई। जो शूटर्स थे उनकी पोजीशनिंग को यहाँ पे मेंशन किया गया। अतीक और अशरफ शूट आउट क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हुए ठीक उसी तरह दोनों लोगों को पुलिस की गाड़ी से उतारकर अस्पताल के अंदर लाया गया जैसे अतीक और अशरफ को लाया गया था। उसके बाद किस तरह से तीनों हमलावरों ने उन्हें मौत के घाट उतारा, इस एक एक कड़ी को जोड़ा गया। तीनों जो शूटर्स खड़े थे उनकी पोजीशनिंग को नोट किया गया, उनको नापा गया बाकायदा इंची टेप लेकर कि कितनी दूरी पर अशरफ से वो खड़े थे। इसके साथ ये भी देखा गया कि जो मीडिया के लोग थे जिनके बीच में वो शूटर्स खड़े थे उनकी पोजीशनिंग क्या थी। बताया जा रहा है कि अब तक की हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमलावरों ने किस मकसद से अतीक और अशरफ का मर्डर किया। इस बात की भी पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि ये हत्या की गई या फिर करवाई गई। तो क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया, यानी हत्या का जो पूरा सीक्वेंस था उसे फिर से दोहराया गया, लेकिन सबको इंतजार इस बात का है कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकला है। हाँ, लेकिन सद और अतीक की जो माफ कीजिएगा अशरफ और अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उसके बाद बवाल काफी ज्यादा हुआ, हंगामा उस पर काफी हो रहा है। इसी को लेकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि रमजान का महीना है और उसकी आखिरी नमाज आज पढ़ी जानी है और पुलिस को ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ बवाल जरूर हो। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लखनऊ और प्रयागराज समेत पूरे यूपी में आज हाई अलर्ट है। लखनऊ में अतीक अहमद के बेटे उमर अतीक की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी है। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर अपहरण केस में उमर अतीक आरोपी है। इसके अलावा भी उस पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। दूसरी तरफ आज आखिरी जुमा और अलविदा नमाज है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने खास तौर पर प्रयागराज और लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अतीक की हत्या के बाद रमजान का आखिरी जुमा और अलविदा नमाज है। इस दौरान हत्या के विरोध में हंगामे की आशंका है। ऐसे में पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि अलविदा जुमे की नमाज के बाद लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा न हो पाए। पुलिस को इस बात को लेकर शंका है कि अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर ना इकट्ठे हों, इकट्ठे होकर कोई प्रदर्शनबाजी ना करे। इसके लिए लगातार पुलिस अपील कर रही है और पुलिस ऐसी जगहों पर पहले से ही तैनाती कर रही है जो कुछ संवेदनशील इलाके हो सकते हैं। पुलिस की कोशिश है कि किसी तरीके से ऐसी कोई प्रदर्शनबाजी ना हो, ऐसा कोई अप्रिय घटना ना घटे, जिससे एक बार वहाँ का माहौल दोबारा से अशांतिपूर्ण हो जाए। प्रयागराज के अलावा राजधानी लखनऊ में भी पुलिस तंत्र आज मुस्तैद है।
अलविदा की नमाज और ईद को लेकर वहां पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पूरे यूपी की बात करें तो 29,439 मस्जिदों में अलविदा की नमाज होगी। प्रदेश भर में 2,933 संवेदनशील जगहों की पहचान की गई है। 849 जोन और 2,460 सेक्टर में पुलिस तैनात रहेगी। मुख्यालय स्तर से 249 कंपनी पीएसी बल की तैनाती भी होगी। 3 कंपनी एसडीआरएफ, 5 कंपनी सीपीएफ की भी तैनाती होगी। तो एक बात तो है, जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है तब से लेकर के यूपी पुलिस फुल ऑन अलर्ट मोड पर है और सभी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कई पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी छुट्टियां तक कैंसिल कर दी गई, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ माफिया का टेंशन है तो दूसरी तरफ लगातार जो गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से आग की तस्वीरें भी सामने आ रही है। गुजरात में तो एक पटाखा फैक्ट्री में ऐसी आग लगी कि लोगों के होश उड़ गए। देखिए, गुजरात के अरवल्ली में एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग की लपटें आसमान छूती दूर से ही दिखाई दी। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से आसमान में फैला धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। फैक्ट्री में पटाखे फूटते रहे और आग की लपटें और विकराल होती चली गईं। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का सिलसिला शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद फैक्ट्री में फंसे कई लोगों को दमकल टीम ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। आग का तांडव ऐसा था कि झुलसने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। तो आग का तांडव सिर्फ गुजरात में ही नहीं देखने को मिला, बल्कि दुनिया के कई ऐसे शहर हैं जहां पर इसी तरीके से आगजनी की तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, अर्जेंटीना की बात करें तो वहाँ पर बवाल क्यों मचा हुआ है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, 2 मिनट के अंदर आपको दिखाते हैं दुनिया भर की खबरें। हाथों में बैनर पोस्टर लिए नारेबाजी करते लोगों की ये तस्वीरें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस एरिस से आई हैं, जहां लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये सभी अपनी सरकारी इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि अर्जेंटीना में महंगाई दर अभी भी 100% के ऊपर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेता अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। तस्वीरें रूस के जर्जिस की हैं, जहां एक केमिकल प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग से निकलने वाला धुएं का गुबार इतना भयंकर था कि इसे कई किलोमीटर दूर से साफ तौर पर देखा गया। आग इतनी भयंकर थी कि 4500 स्क्वायर मीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महायुद्ध के बीच रूस अखोटस्क सागर में मिसाइल बोट परीक्षण कर रहा है। रूस ने मॉस्किट क्रूज मिसाइल दागते हुए ये वीडियो जारी किया है। मॉस्किट क्रूज मिसाइल 70 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। यूक्रेन से महायुद्ध के बीच रूस का ये क्रूज मिसाइल टेस्ट जेलेंस्की के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। यमन की राजधानी सना में बुधवार देर रात मची भगदड़ में 85 जिंदगियां मौत की नींद सो गईं। भगदड़ के बाद हालात कुछ ऐसे थे कि जगह जगह लोगों के जूते, चप्पल और कपड़े तितर बितर पड़े हुए थे। भगदड़ की ये घटना एक चैरिटी इवेंट के दौरान हुई, जहां रमजान के मौके पर गरीब लोगों को दान में पैसे दिए जा रहे थे। ईद उल फितर के ठीक पहले इस घटना ने पूरे यमन को झकझोर दिया है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान ने भीषण तबाही मचाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। इस महीने की शुरुआत में भी अमेरिका में जोरदार बवंडर आया था। अमेरिका के अरकानसस, इलिनॉय में बवंडर ने जमकर तबाही मचाई थी। टेक्सास के ऑस्टिन से मध्य पश्चिमी राज्य मिसौरी के सेंट लुई तक भयंकर तूफान का अनुमान है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की है। जी हाँ, और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अभी देखिए इस खबर को। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुंबई में मुलाकात की, जिसके बाद से ये मुलाकात सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंबई में शरद पवार के आवास सिल्वर ओक में हुई ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक चली। बंद कमरे में दोनों की हुई मुलाकात के बारे में अब तक अडानी या शरद पवार की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इस मुलाकात ने सियासत को जरूर गरमा दिया है।
इस मामले पर नेताओं की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उद्धव ठाकरे ने इस मुलाकात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि दोनों के बीच पुराने संबंध हैं, लिहाजा मुलाकात होती रहती है, लेकिन कांग्रेस अडानी को लेकर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त दोनों के बीच मुलाकात हुई कोई और वहां मौजूद नहीं था। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी तब सिल्वर ओक पर मौजूद नहीं थी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पवार ने अडानी ग्रुप का बचाव किया था और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की आलोचना की थी। शरद पवार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जेसीबी जांच की मांग को बेकार बताकर विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी थी। तो महाराष्ट्र में तो सियासी पारा काफी हाई है, लेकिन राहुल गांधी के सियासी सफर में अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सूरत कोर्ट से कल उन्हें राहत नहीं मिली और इसी के साथ जो उनकी उम्मीद थी संसद सदस्यता को लेकर के वो भी खत्म हो गई। गुरुवार को सूरत की कोर्ट से राहुल को राहत नहीं मिलने पर अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। सूरत कोर्ट से राहुल की सजा माफ करने वाली याचिका खारिज होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी इस जजमेंट को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है। राहुल को सूरत कोर्ट से झटका मिलने के बाद उनकी संसद की सदस्यता वापसी की एक उम्मीद को झटका जरूर लगा है। अब ऊपरी अदालतों से राहुल को थोड़ी बहुत उम्मीद बची नजर आ रही है। उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप जान चुके हैं, ये मैंने पढ़ा है, कहाँ तक सही मुझे नहीं मालूम, कि जो जज साहब अभी हैं वो पूर्व में अमित शाह जी के वकील रह चुके हैं। इसी साल 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा के ऐलान के दूसरे दिन ही यानी 24 मार्च को राहुल की संसद की सदस्यता चली गई थी, जिस पर काफी सियासी बवाल भी हुआ था। आपको बता दें कि राहुल गांधी को जिस बयान की वजह से सजा हुई वो 2019 में उन्होंने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। और इसके अलावा चलिए कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं, जहां कैसे पल भर में 7 जन्मों की कस्में टूट गई। बिल्कुल, और पाकिस्तान की बात करूं तो वहां पर डिग्री वालों से ज्यादा भिखारी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं वायरल खबर। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। एक छोटा बच्चा भारी भरकम वाहन के नीचे आने के बाद भी जिंदा बच जाता है। वीडियो में देखिए, एक छोटा बच्चा खेलते समय अचानक से सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है और उसी दौरान सामने से आ रहा एक भारी भरकम वाहन उसके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन बच्चे को खरोंच तक नहीं आती। इस वीडियो को देख यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वायरल हो रहा ये शॉकिंग वीडियो एक बाइक और घोड़े के बीच हुई जोरदार टक्कर का है, जिसके बाद घोड़ा, घुड़सवार और बाइक सवार तीनों बुरी तरह से गिर जाते हैं। टक्कर के अगले ही पल घोड़ा किसी तरह खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और बीच सड़क से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाइक सवार और घुड़सवार दोनों ही वैसे के वैसे रास्ते में घायल पड़े रहते हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के देवास का बताया जा रहा है। पाकिस्तान में भीख मांगने वाले बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई बच्चे जमीन पर बैठकर नोटों को गिनते दिख रहे हैं। इतने नोटों को एक साथ देखकर अब सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान की कंगाली पर चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर यूजर्स पाकिस्तानी हुकूमत को कोस रहे हैं। जिंदगी की कुछ परेशानियों के उतार चढ़ाव के चलते लोगों के हौसले और हिम्मत दोनों ही टूटने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी अपनी मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकते। ये वीडियो उसका उदाहरण है। स्कूल ड्रेस पहना एक दिव्यांग लड़का गजब का डांस करता नजर आ रहा है। वीडियो में लड़के के हौसले और हिम्मत को देखकर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए, कैसे स्टेज पर खड़े दूल्हा दुल्हन अचानक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वीडियो में दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। वीडियो में दूल्हा दुल्हन के बीच WWE की ही तरह मारपीट होती नजर आ रही है, तो लोग बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो देख यूजर्स खूब चटकारे ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कुश्ती का ये मैच तो अधूरा रह गया, आखिर ट्रॉफी किसे मिली। तो ये वायरल वीडियोस के बाद आप रुक करेंगे मेघालय की, जहां से बर्बादी की तस्वीर सामने आई है। 2 गाड़ियों में आपस में टक्कर हुई, उसके बाद बहुत भीषण यह हादसा हुआ।
हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पूरी खबर देख लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। मेघालय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ज्वलनशील ईंधन ले जाने वाले वाहन में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग की लपटें आसमान में उठती दिखाई दी। दूर से ही काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। घटना मेघालय के री भोई जिले की है, जहां दोपहर करीब 1:30 बजे तक तेल टैंकर की कार से टक्कर हो गई और फिर देखते ही देखते तेल टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। घटना के बाद आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। जोरदार धमाके के बाद दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। अब बात उड़ीसा की, जहां एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को अपने पेंशन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। डिजिटल पेमेंट के जमाने में उनका संघर्ष देख करके आपका भी दिल भर आएगा। जी हाँ, इस चिलचिलाती धूप में वो नंगे पांव मीलों का सफर तय कर रही हैं। पूरी खबर आपको भी देखनी चाहिए। डिजिटल इंडिया के दौर में पलक झपकते ही पैसों का लेन देन हो रहा है और उस दौर में एक बुजुर्ग महिला को नंगे पांव पेंशन लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़े तो इसे क्या कहेंगे। ओडिशा से नवरंगपुर से एक झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन के लिए चिलचिलाती गर्मी में कुर्सी के सहारे नंगे पांव कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वीडियो में दिखाई दे रही महिला का नाम सूर्या है, जो उड़ीसा के नवरंगपुर की रहने वाली है। सूर्या का एक छोटा बेटा दूसरे राज्य में मजदूरी करता है। वो अपने छोटे बेटे के साथ गांव में रहती है। परिवार मवेशी चराकर अपना गुजारा चलाता है। परिवार के पास खेती के लिए जमीन नहीं है। झोपड़ी में रहकर परिवार किसी तरह गुजर बसर कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बैंक अधिकारियों ने जल्द समाधान निकालने की बात कही है और ये भरोसा दिलाया कि महिला को अब पेंशन लेने के लिए बैंक नहीं आना होगा। वाकई में अम्मा के जज्बे को सलाम है और अम्मा को ये पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल उनके दिन जरूर बदलेंगे। और दिन बदले हैं कुछ बच्चों के, जिन्हें तस्करी करके बिहार से हैदराबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन आरपीएफ और पुलिस की मुस्तैदी ने उनकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। तेलंगाना पुलिस और आरपीएफ ने साझा ऑपरेशन चलाकर 34 बच्चों को गलत राह पर पड़ने से बचा लिया। बिहार से इन बच्चों को हैदराबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन वक्त रहते आरपीएफ ने एक्शन लिया और बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया। आरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक बचाए गए सभी बच्चे 14 से 17 साल की उम्र के बीच के हैं, जो कि दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। सूचना के आधार पर काजीपेट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी ली गई और मौके से 34 बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। फिलहाल सभी बच्चे बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण अधिकारियों की देखरेख में हैं। पुलिस मानव तस्करी के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। ट्रेन में बच्चों के साथ यात्रा कर रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टॉप हेडलाइंस हमने आपको बताई। बात करेंगे पंजाब की, जहां पर अमृतपाल लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है, लेकिन अब पुलिस ने अमृतपाल के परिवार वालों पर शिकंजा कसना एक तरीके से शुरू कर दिया है। अमृतपाल की पत्नी विदेश भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया और उसको पकड़ लिया है। भगोड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुवार को विदेश जाने से रोक दिया, जिसके बाद उन्हें अमृतसर के जल्लूपुरा खेड़ा में अपने घर लौटना पड़ा। अमृतपाल की पत्नी लंदन जाने की फिराक में थी। अमृतपाल की जो पत्नी है किरणदीप, वो एयरपोर्ट गई थी अमृतसर, इंग्लैंड उनको जाना था, लेकिन उनको वहाँ एयरपोर्ट पर रोका गया और उनको हिरासत में लिया गया, जहाँ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस ने उनसे काफ़ी देर तक बातचीत की। इस वक्त वो वापस अपने घर आ चुकी हैं। हम उनके घर के बाहर हैं। ये वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल का घर है और हमने बहुत कोशिश की
परिजनों से बात करने की, किरणदीप से बात करने की। अमृतपाल के जो पिता हैं तरसेम सिंह, उनके चाचा सुखचैन सिंह, वो भी किरणदीप के साथ उस वक्त थे, उनसे बात करने की, लेकिन फिलहाल कोई यहाँ पर बात करना चाहता नहीं। आप देखिए अमृतपाल का घर है, मुख्य जो द्वार है वहाँ पर AKF लिखा हुआ है, आनंदपुर खालसा फौज, जिसके की लोगो और कई हथियार इसी ब्रांड इसी छापे के साथ मिले थे। उसके घर के बाहर भी ये लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल कोई बात यहाँ नहीं कर रहा है। इंग्लैंड जाना था, दोपहर 2-2:30 बजे की फ्लाइट थी अमृतसर के गुरु रामदास एयरपोर्ट से, और 11 बजे के करीब किरणदीप अपने ससुर और चचिया ससुर के साथ वहाँ पहुँची थी, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। फिलहाल भगोड़े अमृतपाल के गांव के बाहर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। तो इस मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नजर डालते हैं कुछ मनोरंजन जगत में क्या कुछ हलचल चल रही है उस पर भी। जी हाँ, हनी सिंह की बात करें तो उसकी मुश्किलें क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बॉलीवुड में शोक की लहर आखिर क्यों है, एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। रैपर और सिंगर हनी सिंह के खिलाफ मुंबई में मारपीट और किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है। एक इवेंट कंपनी के मालिक ने हनी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल हनी सिंह की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिकायतकर्ता का नाम विवेक रमन है और उसने मुंबई पुलिस में लिखित शिकायत दी है। विवेक की शिकायत के बाद हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या ने कुछ यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के फर्जी खबरों को तुरंत हटाए और इस पर रोक लगाए। कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब चैनलों से लिखित में जवाब मांगा है। दरअसल इन यूट्यूब चैनलों ने आराध्या की सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाई थी। आराध्या ने अपनी याचिका में इन्हीं चैनलों और उनके कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की थी। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान कल यानी 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। एक लंबे अरसे के बाद सलमान खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म की ओपनिंग 18 से 20 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। दिवंगत स्टार इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इरफान खान की तीसरी पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले यानी 28 अप्रैल को फिल्म पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। अगस्त 2017 में स्विट्जरलैंड के 70वें लुकार्नो फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था, जहां इसे ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था। निकाह कर ले मेरे संग, पिछू बैठे हैं तेरे इंतजार में। यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन हो गया है। पामेला चोपड़ा ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पामेला चोपड़ा के निधन से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। पामेला चोपड़ा प्लेबैक सिंगर, फिल्म राइटर और प्रोड्यूसर थी और वो पिछले 15 दिनों से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती थी। पामेला चोपड़ा को आखिरी बार यश राज की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स में देखा गया था, जहाँ उन्होंने अपने पति यश चोपड़ा और उनकी जर्नी के बारे में बात की थी। तो ये थी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी खबरों का। जिन 3 आरोपियों ने अतीक अहमद को मारा था, उनमें से एक आरोपी जिसका नाम लवलेश तिवारी है, वो बांदा का रहने वाला है और इसीलिए बांदा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अवैध हथियारों के अड्डों पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ भी लगी है। पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। अतीक के हत्याकांड में शामिल लवलेश तिवारी की गिरफ्तारी के बाद बांदा पुलिस अलर्ट है। लवलेश तिवारी बांदा का ही रहने वाला है और अतीक हत्याकांड में वो पिस्टल चलाता नजर आया था। इस घटना के बाद बांदा की पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में अवैध असलहा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और वहां से 2 लोगों को धर दबोचा। बाकी लोग मौके से भागने में कामयाब रहे। अवैध असलहों का जो लोग प्रयोग करते हैं और जो इसको बनाते हैं, उन पे लगातार हम लोग नजर बनाए हुए थे और उनको पकड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इस छापेमारी में पुलिस को बड़ी संख्या में अवैध हथियार और उन्हें बनाने का सामान बरामद हुआ। जिस फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया, वहां पर काफी वक्त से यह गैर कानूनी धंधा चल रहा था। मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर एक फैक्ट्री चल रही है। इस फैक्ट्री को जब पकड़ा गया तो वहाँ पर हम लोगों को टोटल मिला के 9 तमंचे मिले हैं, जो कि 5 जो हैं उसमें 315 बोर के हैं
4 तमंचे हैं 12 बोर के, एक उसमें अवैध राइफल भी मिली है 315 बोर की। पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही फरार आरोपियों की धरपकड़ की कोशिशें तेज हो गई हैं।